बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग बायोमैकेनिक्स के सेकंड लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ने हैं मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइन। पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था स्पाइन का, कि स्पाइन की जो है वो एनाटमी क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म होती हैं। आज हम लोग जो है वो मूवमेंट स्पाइन के ऊपर देखेंगे कौन कौन सी परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, लेटरल रोटेशन और रोटेशन आ जाती है, लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन आ जाती है। ठीक है, फ्लेक्शन की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारे पास फ्लेक्शन जो है वो स्पाइन के डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है, अगर हम सर्वाइकल की बात करें और लंबर की बात करें तो हमारे पास ये वो पोर्शन है जहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की रेंज आती है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन आती है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं थोरेसिक की, तो वहाँ पे क्योंकि फेसिड जॉइंट की ओरिएंटेशन इस तरह की होती है कि वो हमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि मूवमेंट्स हमारे पास स्पाइन में कितने प्लेन्स में होती है, तो हमारे पास तीनों प्लेन्स में। ठीक है, हमारे पास जो है वो ट्राई एक्सियल जो है मूवमेंट हमारे पास स्पाइन के अंदर होती है। इवन कि हम लोग सर्कमडक्शन भी जो है वो स्पाइन पे परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लें कि मूवमेंट होती कैसे है स्पाइन पे, तो अगर हम देखें तो हम लोगों ने एक बात की थी मोशन सेगमेंट की। तो मोशन सेगमेंट क्या होते हैं कि दो वर्टिब्रीज होते हैं और उनके दरमियान में हमारे पास डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है कि एक अगर बॉडी मोशन सेगमेंट की बात करें तो वो हमारे पास इतनी ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन एज अ होल अगर हम स्पाइन को देखें तो वो एज अ यूनिट जो है वो हमारे पास ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लेक्शन की। तो फ्लेक्शन जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। दिस इज़ योर एनाटॉमिकल पोजीशन, योर पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन से अगर आप मतलब फ्लेक्शन क्या होती है, जब आपके पास दो बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ रही होती है दैट इज़ फ्लेक्शन, जब वो एक दूसरे से अपार्ट जा रही होते हैं दैट इज़ एक्सटेंशन। ठीक है, तो फ्लेक्शन जो है स्पाइन के ऊपर, अब यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि आपके पास स्पाइनल फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन और हमारे पास एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, ये तीनों जो मूवमेंट है ना, जब हम लोग अपने टोज़ को यूँ करके टच कर रहे होते हैं तो ये तीनों मूवमेंट्स वहाँ पे परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन स्पाइनल फ्लेक्शन क्या होता है कि जब स्पाइनल सेगमेंट जो है वो हमारा मोशन सेगमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के जो है वो करीब आ रहे होते हैं, तो वो हमारी स्पाइनल फ्लेक्शन होती है। ठीक है, मतलब अगर अब मैं बात करूँ, ये मेरी अगर एनाटॉमिकल पोजीशन है तो मैं यहाँ से लेके 45 डिग्री तक अगर बात करती हूँ तो वो मेरी स्पाइन के ऊपर मूवमेंट जो है वो काउंट होगी और मैं कहूँगी कि ये मेरी जो है वो स्पाइनल फ्लेक्शन आ जाती है। ठीक है, अब हिप फ्लेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है कि आपकी जो फीमर है वो आपके एंटीरियरली जो है वो सेजिटल प्लेन में हिप बोन की तरफ आए, या आपकी हिप बोन जो है वो सेजिटल प्लेन में ही स्पाइन की फीमर की तरफ जाए, तो वो आपकी जो है वो हिप के ऊपर फ्लेक्शन होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं अपनी बॉडी को यूँ बिल्कुल स्ट्रेट रखूँ और ये मेरा हिप जॉइंट है, इसके ऊपर मैं जो है वो बिल्कुल यूँ करके मूवमेंट शो करूँ कि मेरा हिप जॉइंट के ऊपर मूवमेंट आ रही हो, तो वो जो है वो मेरी हिप फ्लेक्शन होती है। ठीक है, जबकि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होती है कि जब आपका ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो एंटीरियरली जो है वो सेजिटल प्लेन में जो है डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हो, तो वो आपकी क्या कहते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आ जाती है। ठीक है, ये हमारी फ्लेक्शन होगी। अब एक्सटेंशन क्या होती है, जब आप अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से आगे की तरफ जा रहे हैं आपकी फ्लेक्शन है, जब आप वापस रिवर्स आ रहे हैं दैट इज़ योर एक्सटेंशन। ठीक है, और एनाटॉमिकल पोजीशन से आप बियॉन्ड चले गए हैं, पीछे की तरफ चले गए हैं, तो वो आपकी हो जाती है हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेटरल फ्लेक्शन की। अच्छा, ये तो पता है ना कि अगर आप एंटीरियरली और पोस्टीरियरली बॉडी को डिवाइड करते हैं तो वो आपका फ्रंटल प्लेन होता है। जब आप अपनी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो आपका सेजिटल प्लेन होता है। तो मैंने सेजिटल प्लेन के अंदर क्या मूवमेंट बताई है कि फ्लेक्शन आपकी सेजिटल प्लेन में हो रही है, ऐसे ही है। तो क्या कहते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लेटरल फ्लेक्शन की। तो लेटरल फ्लेक्शन अगर मैं आपको लेटरली दिखाऊँ या अगर फ्रंट से दिखाती हूँ, तो अगर मैं अपनी बॉडी को या अपनी स्पाइन को जो है वो यूँ यानी कि फ्रंटल प्लेन के अंदर जो है वो रोटेट करवा रही हूँ, तो ये मेरी होती है लेटरल फ्लेक्शन। ये लेटरल साइड है मेरी और मेरा ये वाला जो प्लेन है वो हमारा फ्रंटल प्लेन, ये वाला मेरा फ्रंटल प्लेन है, मैं इसके अंदर जो है ये मूवमेंट करा रही हूँ, तो ये मेरी स्पाइन के ऊपर लेटरल फ्लेक्शन कॉज कर रही है। ठीक है, और अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई हूँ और मैं अपनी बॉडी को यूँ मूव करा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी स्पाइन की रोटेशन हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई ये बात की। अब मैं हेड के नेक के सर्वाइकल के ऊपर अगर हम ये परफॉर्म करवाएं तो ये मेरी बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो मैं अगर यूँ करूँगी
तो ये मेरी फ्लेक्शन हो गई, ये मेरी एक्सटेंशन हो गई, ये मेरी हाइपर एक्सटेंशन होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है। और अगर हम लोग बात करते हैं लेटरल फ्लेक्शन की, तो मैं अगर यहाँ पे खड़ी होके यूँ करूँगी तो ये मेरी लेटरल फ्लेक्शन है, और यूँ करूँगी तो ये मेरी रोटेशन। ठीक है, ये सारी मूवमेंट हमारी परफॉर्म होगी स्पाइन के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन इंजरीज़ की, कि स्पाइन के अंदर कॉमन इंजरीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन इंजरी जो है हमारी स्पाइन की, वो हमारे पास होती है लो बैक पेन, जिसके अंदर हमारी 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ज़िंदगी में किसी ना किसी मौके के ऊपर जो है वो से सफ़र करती ही करती है। ठीक है, और ये इसकी वजूहत डिफरेंट हैं, एज रिलेटेड हैं, और कुछ हमारे पास चीज़ें जो हैं वो एज रिलेटेड आ जाती हैं, जैसे ओस्टियोपोरोसिस अगर किसी पेशेंट को है, या बोन रिलेटेड कोई मसला है, तो उस वजह से भी उनको हो सकती हैं ये डिजीज़। और इसके अलावा क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, सबसे मोस्ट जो हमारे पास कॉमन कॉज है लो बैक पेन का, वो हमारे पास ओवरवेट एंड ओबेसिटी है। ठीक है, अब ओवरवेट एंड ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि आपकी स्पाइन के ऊपर जो है वो लोड जो है वो एक्स्ट्रा आता है, जिसकी वजह से लो बैक पेन की जो हमारे पास कंप्लेंट आती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बैक की कोई इंजरी हो जाए और उसकी वजह से आपका वहाँ पे कोई क्या कहते हैं डैमेज हो जाए, उस वजह से भी आपकी लो बैक पेन जो है वो परसिस्ट कर सकती है। थर्ड हमारे पास अगर कॉज बताया जाए तो सी सेक्शन जो है, सिजेरियन जो है, उस केस में हमारे पास इंजेक्शन जो है वो हमारी बैक पेन लो बैक पेन में लगाया जाता है, लंबर के एरिया में। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर उस वजह से कोई ना कोई नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास लो बैक पेन जो है वो परसिस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अपनी डेली लाइफ में अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं रखते, किसी भी चीज़ को किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, जैसे हैवी लोड्स हैं उनको हम लोग उठाते हुए, पिक करते हुए जो है वो अपने पोस्चर का सही ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे कोई ना कोई मसल स्प्रेन या मसल स्ट्रेन हो जाता है, उसकी वजह से जो है हमारे पास लो बैक पेन जो है वो कॉज होती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कोई सडन अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर दें, या हमें कोई सडन अनएक्सपेक्टेड ब्लो आ जाए और फोर्सफुली कोई हमें जो है वो धक्का दे दो, जिस वजह से हमारी जो है बैक पेन जो है वो ओरिजिनेट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो दूसरी मूवमेंट के बाद हम लोगों ने बात की है कॉमन इंजरीज़ की, तो इसके अंदर जो सबसे पहली इंजरी थी वो हमारे पास थी लो बैक पेन। ठीक है, अगर हम अब दूसरी की बात करेंगे तो वो हमारे पास है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ठीक है, हमारे पास जितने भी हमारे मसल्स एंड लिगामेंट्स हैं वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर काउंट होते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो हैं वो हमारे पास 97% ऑफ द केसेस या 97% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर जो है वो होती हैं। इनकी वजह क्या क्या होती है, सबसे पहली वजह होती है कॉन्ट्यूजन। ठीक है, दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, मसल स्ट्रेन, तीसरी मसल लिगामेंट स्ट्रेन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब भी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है तो हमारे पास स्पैज़्म हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, स्पैज़्म होने की क्या वजह होती है, वहाँ पे स्पैज़्म हमारे पास वहाँ पे एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म काम करता है। ठीक है, ताकि वो आपकी एक्स्ट्रा मूवमेंट जो है उसे प्रिवेंट कर सके, और आपका जो भी वहाँ पे मसल स्प्रेन हुआ है या लिगामेंटस स्प्रेन हुआ है उसको ठीक करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है तो वो आराम से हील हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म दिया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या वजह होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने की, कि हमें कोई डायरेक्ट ब्लो लग सकता है, कि हमें कोई फोर्सफुली जो है वो कोई ब्लो आके जो है जिसकी वजह से हमारा जो है मसल डैमेज हो गया है, लिगामेंट डैमेज हो गया। उसके अलावा एबनॉर्मल पोस्चर जो है, एबनॉर्मल पोस्चर मोस्ट ऑफ द कॉजेज़ जो हैं वो हमारे पास लो बैक पेन के एबनॉर्मल पोस्चर होते हैं। हम लोग इवन कि जब हम सिटिंग पोजीशन में बैठे होते हैं तो हमारी जो बैक है वो 90 डिग्री के ऊपर इरेक्ट होनी चाहिए, लेकिन हम लोग लीन पोजीशन में बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टार्ट में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन इन फ्यूचर हमारे पास लेटर स्टेजेस के अंदर जो है वो हमारे पास बैक पेन की वो रीज़न बन जाता है, कॉज बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरी जो हमें एक्यूट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हमारे पास क्या होता है, ब्रेक डाउन इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ बोन इज़ नोन एज फ्रैक्चर। तो हमारे पास एक्यूट फ्रैक्चर अचानक से जो है वो बोन का फ्रैक्चर हो जाए, इसकी कॉज अगर पेशेंट जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस से जो है वो सफ़र कर रहा है तो उसकी बोन्स वैसी ही वीक होंगी, तो अगर उसको ऊपर स्लाइटली भी अगर फोर्स लगेगी या बैक पे उसके कोई इंजरी होगी तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होते किसके हैं, तो हमारे पास ट्रांसवर्स और स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वर्टिब्री का, तो उसका फ्रैक्चर ज़्यादा होने के चांसेस क्यों होते हैं और उसके ही ज़्यादा फ्रैक्चर क्यों होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो हमारे पास अटैचमेंट होती है मसल्स की। तो अगर कोई भी मसल जो है वो फोर्सफुली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो वो क्या करेगा कि अगर वहाँ पे बोन वीक है तो वो वहाँ से हमारे पास फ्रैक्चर की वजह बनेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट के अंदर क्या कहते हैं फ्रैक्चर हो सकता है बैकबोन का। उसके अलावा हमारे पास एक्सेसिव फोर्स लग सकती है और कॉम्प्रेसिव फोर्स लग सकती है। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या लगती है, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो आपकी कॉम्प्रेसिव फ्रैक्चर जो है कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि रेसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो रेसलिंग में हमारे पास अगर एक्सियली हमारे पास फोर्स लगती है तो हमारी जो वर्टिब्रीज हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो हमारी वर्टिब्री के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रश इंजरीज़ भी हम लोग कह सकते हैं कि एक्सीडेंट्स के दौरान अगर क्रश इंजरीज़ होती हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की। अभी हम लोगों ने बात की एक्यूट फ्रैक्चर्स की, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर की, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो हमारे पास दो कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड होता है। एक हमारे पास होता है स्पॉन्डाइलोलिसिस और एक हमारे पास होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी जब हम लोगों ने वर्टिब्री का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हम लोगों ने बात की थी ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, यहाँ से ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यूरल आर्च बनती है। न्यूरल आर्च के पास यहाँ पे हमारे पास जो है वो आर्टिकुलेटिंग यहाँ पे आर्टिकुलर फेसेट्स बनते हैं, ऐसे ही था। ये जो आर्टिकुलर फेसेट्स थे इनका ये वाला जो पार्ट था इसको हम लोग कहते थे पार्स आर्टिकुलरिस, ठीक है, पार्स आर्टिकुलरिस। तो ये जो पार्स आर्टिकुलरिस होता है इसका अगर फ्रैक्चर हो जाए एक साइड का, ठीक है, अब वो फ्रैक्चर जो है उसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है कि स्लाइटली हेयर लाइक फ्रैक्चर है कि कंप्लीट ब्रेकेज होगी है वहाँ पे, तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक साइड का पार्स आर्टिकुलरिस का जो है वो हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिसिस। वन साइडेड अगर हो जाए हमारे पास तो उसको हम कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों साइड के जो है पार्स आर्टिकुलरिस जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो वो हमारे पास होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस, ठीक है। और ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमन होता है ये हमारे पास लंबोसैक्रल रीजन में होता है जिसके अंदर 90% ऑफ द केसेस जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो हम लोग अगर स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस को बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि बायलैटरल हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर होता है और जो स्पॉन्डाइलोलिसिस होता है वो हमारे पास यूनिलैटरल होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास दोनों साइडों की जो है स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस के अंदर पार्स आर्टिकुलरिस जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो आपका जो वर्टिब्री है वो एंटीरियरली स्लिप कर जाता है, ठीक है। वर्टिब्री की एंटीरियरली स्लिपेज जो है वो हमारे पास स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस में होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लोअर वर्टिब्री, ठीक है। जो अपर वर्टिब्री होती है वो एज़ कम्पेयर टू द लोअर वर्टिब्री स्लिप कर जाती है उससे एंटीरियरली और वो हमारे पास फिर इर्द गिर्द के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं और जो नर्व्स वगैरह होती हैं उनको भी डैमेज करती है और उस वजह से जो है वो हमें बैक पेन की जो है वो इशू आता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क हर्निएशन की, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट था सॉफ्ट टिश्यूज़ के बाद हमारे पास एक्यूट फ्रैक्चर था, फिर हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर था। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क हर्निएशन की। डिस्क हर्निएशन क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था दोनों वर्टिब्रीज के दरमियान में जो हमारे पास डिस्क पड़ी होती है उसके आउटर साइड जो होती है वो हमारे पास एनुलर फाइब्रोसिस होती है और जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। न्यूक्लियस पल्पोसिस एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है उसकी। तो डिस्क हर्निएशन में क्या होता है कि ये प्रोलैप्स करके जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस जो है अगर वो डैमेज हो जाए और डिस्क जो है उसके जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो प्रोलैप्स करके बाहर आ जाए तो वो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्क हर्निएशन, ठीक है। डिस्क हर्निएशन जो है ये हमारे पास क्यों होती है, इसके अंदर हम लोग अगर एबनॉर्मल पोस्चर के साथ एक्टिविटी परफॉर्म करें और उससे क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपके एंटीरियरली ज़्यादा
फोर्स लगी है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगी है, तो आपकी डिस्क जो है वो पोस्टीरियरली, मोस्टली पोस्टीरियरली स्लिप होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली स्लिप होने की वजह से वो क्या करता है कि वैसे तो हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्क के ऊपर कोई इनर्वेशन नहीं होती, कोई नर्व हमारे पास सप्लाई नहीं होती कि हमें पेन का पता चले, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब ये प्रोलैप्स करता है तो इर्द गिर्द हमारे पास बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स वगैरह पड़े होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड उधर से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो वो जब उसको कंप्रेस करता है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे तो हमारे पास नर्व सप्लाई होती है, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो पेन की सेंसेशंस आती हैं और हम लोग कहते हैं कि हमें बैक पेन का इशू आ गया, ठीक है। और हम लोग डिस्क हर्निएशन, इसको हम कॉमन ज़ुबान में जो है वो डिस्क स्लिप भी कहते हैं, ठीक है, डिस्क स्लिप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथी कंडीशन, पांचवी जो आ जाती है अगली हमारे पास जो है वो है विप्लैश इंजरी। विप्लैश इंजरी ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है वो ड्यूरिंग ऑटोमोबाइल कोलिजन्स जो हैं उनके अंदर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल और आप गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक से गाड़ी किसी चीज़ को हिट की है, तो आपकी नेक के अंदर ब्लो आया है कि आपकी नेक जो है फॉरवर्ड एक्सेलरेशन में भी गई है और उसके बाद पीछे जो है वो डीसेलरेशन में भी आती है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड डीसेलरेशन और फॉरवर्ड एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन इतनी ज़्यादा फोर्स से होती है जिसकी वजह से आपकी जो नेक है उसके अंदर इंजरी हो सकती है। इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं कि आपके नेक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल स्पैज़्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और आपकी नेक की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। तो दैट इज़ द कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं विप्लैश इंजरी, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो बाकी टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।